नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी में। हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो भारत के संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है 1 दिसंबर से, और विपक्ष मोर्चा तैयार किए बैठा है और सरकार भी पूरी तरीके से निश्चिंत है कि वो अपने अहम बिल जो है इस सत्र के दौरान पारित करवा लेगी। हालांकि कुछ सवाल बने हुए हैं, और ये सवाल क्या है आइए अपने दर्शकों के सामने पहले रखेंगे कि कुछ फैक्ट्स हैं। पहले, भारतीय संसद में 1 दिसंबर से शीत सत्र की शुरुआत हो रही है, ये एक जानकारी अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और 19 दिसंबर तक सत्र का आयोजन और इस दौरान 15 बैठकें होंगी। हालांकि ये जो शीत सत्र है, इस दौरान 15 बैठकों को लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। विपक्ष का कहना है कि बहुत ही कम समय के लिए शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कई गंभीर मुद्दों का जो है समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकारी फरमान इस बीच ये भी आता है कि नो यूज ऑफ जय हिंद और वंदे मातरम। तो ये एक अजीब सी बात है कि सरकार ने इस तरह का राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट की तरफ से इस तरह का फरमान आखिर क्यों आया, जब अपनी भाषण के खात्मे के तहत ना जय हिंद कहा जा सकेगा, ना ही वंदे मातरम कहा जाएगा। और अब संसद में सरकार कौन कौन से बिल ला सकती है, लाने की तैयारी में एटॉमिक एनर्जी बिल है, जिसमें निजी अब निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बिल के जरिए सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल है। ये तमाम जो बिल है, एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था जिन मुश्किलों का सामना कर रही है, उनसे निपटने की एक तैयारी का संकेत है। कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल, एक ये बिल भी सरकार लेकर आ रही है। और इसके साथ साथ जो लेबर लॉज बिल पहले ही सरकार लेकर आ चुकी है, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल भी लाने की तैयारी में सरकार है। विपक्ष के एजेंडे में क्या है वो भी अपने दर्शकों के सामने रख दे। विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर आर पार की स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि शुक्रवार को भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था विपक्ष के कुछ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, और वहां पर उन्होंने सीधी शुरुआत जो की है वो एसआईआर की प्रक्रिया में जितने लोगों की मौत हुई है उसका मुद्दा उठाया। दिल्ली का प्रदूषण, इस बीच नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और पूछा कि भारत के बच्चे हमारे सामने उनका दम घुट रहा है, आप चुप क्यों हैं। हेल्थ इमरजेंसी उन्होंने दिल्ली की पॉल्यूशन को करार दिया है। चीन और अमेरिका से जिस तरीके के तनावपूर्ण संबंध देखने को मिल रहे हैं, इसे लेकर भी विपक्ष जो है वो मोर्चा खोले हुए है। और इससे एक दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जता दिया था कि क्योंकि कांग्रेस का जो सोशल अकाउंट्स है वो विदेशों से संचालित हो रहा है, तो कांग्रेस विदेशी धरती पर बैठकर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचे। इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी ने की है। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि शीत सत्र के दौरान विदेशी साजिश बनाम फ्लॉप विदेश नीति, ये तकरार भी लोगों को देखने को मिल सकती है। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ जुड़ रहे सीनियर जर्नलिस्ट धनंजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही करती हूँ स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। और शुरुआत गुरमीत सर आपसे ही करती हूँ। शीत सत्र कितना काम होगा, कितना यहाँ पर हंगामेदार सत्र रहेगा, ये पहले से ही अपेक्षा की जा सकती है या फिर इसकी संभावनाएं दिख रही हैं? आपको क्या लगता है गुरमीत सर, इस बार सत्ता के तेवर कम होंगे, विपक्ष के तेवर कुछ कम होंगे, क्योंकि कई अहम बिल जो है अब इस एजेंडे में दिख रहे हैं कि जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम बताए जा रहे हैं? जी देखिए, पहली बात तो जो सदन की कार्यसूची है वो रविवार को संभवतः मीटिंग होती है जो उसमें तय होगी कि किस दिन क्या काम होगा। और जितना मैंने देखा था 19 दिसंबर तक, बीच में छुट्टियां भी आती हैं, लेकिन 19 दिसंबर तक ये सत्र लगभग उस दृष्टि से देखें तो 20 दिन का हम मान सकते हैं, 19-20 दिन का, बीच की छुट्टियां अगर आप निकाल दें तो। और जहां तक तेवर की बात है या समय की बात है, देखिए पिछले सेशन में भी काफी टाइम गया था, हम लोगों ने चर्चा भी की थी, आप जानती भी हैं कि इस तरह के अनुमान भी लगाए जाते हैं। हालांकि उन अनुमानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है धन की दृष्टि से अगर हम देखें तो लोकतंत्र में जो खर्चा पार्लियामेंट पे, कई लोग बहुत कहते हैं कि भाई बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ, क्योंकि जब इतना बड़ा देश चलता है, खर्चे से ज्यादा जो एक कल्चर डेवलप होता है, मुझे कई बार उसकी चिंता होती है।
कि जो संस्कृति एक डेवलप होती जा रही है, जहाँ पर हम एक दूसरे की सुन के राजी नहीं है, या हम जहाँ एक दूसरे के लिए असहमति के लिए स्थान नहीं है, या व्यक्तिगत छींटाकटी अधिक होती है, या शोर अधिक होता है, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उसकी मूल में ही ये है कि आप जो है वो एक दूसरे की बात सुने, और फिर जी जिसका बहुमत है वो वही तय करे, लेकिन स्पेस रहे और बहस अच्छी हो, जिससे पार्लियामेंट में माहौल बने। और पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसी बहसें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और क्योंकि आपको मालूम है कि एक एक शब्द नोट किया जाता है। अगर आप पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखेंगे तो बाकायदा वहां पर जो लोग होते हैं, जो वो अब हो सकता है कोई और तरीका हो, हम लोगों ने तो जब किया तो वो बाकायदा जो शॉर्ट हैंड होती थी, वो प्रशिक्षित होते थे, वो लोग एक एक शब्द नोट करते थे, फिर एडिट होके वो बाकायदा एक बुक के रूप में आता था। विधानसभाओं का तो हमें अनुभव है, तो हमने देखा है। जी तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी अगर हम आंकड़ों में देखें तो आप जानते हैं कि 2.5-3 लाख रुपए पर मिनट जो है वो ये माना जाता है कि बर्बाद होता है अगर कार्यवाही नहीं हो पा रही होती। और मॉनसून सत्र में भी काफी ज्यादा समय गया था, और उस समय भी जी ये जो स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन है, जी है ना, उसको लेकर जो विशेष जो सर्वे चल रहा है, और अब कई राज्यों में शुरू हो गया। पहले वो आप जानते हैं कि बिहार से शुरू हुआ, और उसके बाद अब बंगाल, यूपी सभी जगहों पे वो चल रहा है। जी और पहले भी इसको लेकर विवाद हुआ, और अब क्योंकि बिहार के नतीजे, आपने पूछा कि विपक्ष के तेवर या सत्ता पक्ष के तेवर, तो निश्चित ही बिहार में एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की एनडीए ने हुई। प्राप्त कर ली है। और बहुत सारे लोग बिल्कुल धाराशाही किया है, हालांकि एग्जिट पोल वगैरह में आने लगा था, लेकिन जी शायद इतना प्रचंड बहुमत उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, और इतनी अधिक बड़ी जीत उनको मिली है, तो निश्चित ही वो अपनी पीठ ठोकेंगे, और विपक्ष को इस बारे में वो करेंगे। और विपक्ष ने पिछले काफी समय से ये जो वोट चोरी वाला जो चला हुआ है, जो राहुल गांधी ने, आपको मालूम है कि प्रेजेंटेशन दी बाकायदा पीपीटी वगैरह पे तीन दिखा के, तीन प्रेस पहले कॉन्फ्रेंस की। जी जी पहले उन्होंने कर्नाटक से शुरू किया था, उसके बाद फिर और भी की, फिर वो हरियाणा वाला भी आप जानते हैं, वो जो ब्राजीलियन मॉडल जी वाला जो विवाद हुआ। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब वही निर्भर यही करता है, हम लोग तो एक देश के नागरिक के तौर पर ये कामना करते हैं कि अच्छी बहसें हों, स्वस्थ बहसें हों, एक दूसरे को तैयारी के साथ लोग। अब होता क्या है, जब इससे मैं जो बता रहा हूँ ना, चिंता जो होती है, जो कल्चर के जो इरोजन होता है, वो ऐसे होता है कि मान लीजिए आप वहां पर जाते हैं और आप बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, जैसे परीक्षा देने आदमी जाता है, और वहां पर फिर आपको मौका नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे फिर आपको लगता है भी मैं तो समय की बर्बादी कर रहा हूँ, क्योंकि वहां मुझे बोलने का अवसर तो मिल नहीं रहा, या बहस तो कोई सार्थक हो नहीं रही, हल्ला हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है, पार्टी का एक निर्णय फैसला करता है, विपक्ष के वॉकआउट करना है, तो सारे सदस्यों को उठ के जाना पड़ता है। जी इसी तरह जो विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग हैं, देखिए, क्योंकि मजा तब तक नहीं आता अगर विपक्ष उठ के चला गया। ये ठीक है कि टीवी पे डिबेट जाती है बाहर, सारे जी देश सुनता है उसको, लेकिन अगर विपक्ष सामने नहीं बैठा हुआ, अब आप देखिए, मुझे अभी भी याद है सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह जी के जमाने में वो जो शेर चले थे, अभी भी मुझे वो शेर तब से याद है। पार्लियामेंट में ही सुना था पहली बार, जो मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। और सुषमा स्वराज ने वो कहा था कि भाई तू इधर उधर की बात ना कर, और ये बता कि कारवा क्यों लुटा, है ना, तेरी रहबरी का सवाल। जी तो इस तरह से, और पुराने तो और भी ज्यादा, तो वो मुझे लगता है कि अच्छा, कई बार ऐसा होता भी है कि मैंने देखा है 2-4 बार, जब प्रधानमंत्री जी थोड़े कृपालु मूड में होते हैं, तो वो पूर्व प्रधानमंत्रियों वगैरह की तारीफ वगैरह भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल चला हुआ है, अब आपने देखा ही है, ये जो वंदे मातरम का एक नया शुरू हुआ इशू, जी टेंडर वाला, और जय हिंद बोलने में अगर राज्यसभा को आपत्ति होने लगी, सभापति को आपत्ति होने लगी, तो फिर संसद में अगर नहीं बोला जा सकेगा तो सड़क पर ही बोला जाएगा। ये किस तरह की परंपराओं का जो है नहीं, जय हिंद चलन। तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। और मैं नेहा जी आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं जी कि मैं स्वयं इतने वर्षों से जब फोन पे बात करता हूँ, क्योंकि हमने अपने पिताजी से सीखा ये, जी उनकी भी आदत थी, वो फोन उठा के, हम लोग अभी भी जय हिंद ही बोलते हैं, बिना ये सोचे कि हमें कोई कांस्टेबल समझेगा। हमें तो बहुत फक्र लगता है, जय हिंद में तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि ये नया क्या बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बना। समझना चाहूंगी धनंजय जी से, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो स्ट्रेट टॉक के कुछ सवाल धनंजय जी से समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा का ये फरमान कि ना अपनी स्पीच के आखिर में जय हिंद का इस्तेमाल कर पाएंगे सांसद, और ना ही वंदे मातरम का, ये अनुशासन को तोड़ने जैसा माना जाएगा, ये सलाह दी गई है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चलेंगे धनंजय जी के पास। धनंजय सर, एसआईआर को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुरू से ही काफी आक्रामक है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब संसद में तैयारी है, लेकिन इसका जनता पर कोई खास असर दिखता नहीं है। अगर बिहार के नतीजों को मैं यहाँ पर दर्शकों के सामने रखूं, याद दिलाऊं धनंजय से, एसआईआर को लेकर विपक्ष अभी भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, गुरमीत भाई साहब को नमस्कार और आपको भी नमस्कार जी। देखिए, जनता जिनको आप कहते हैं उन पर कौन सी बात का असर है? क्या महंगाई का असर है? और जिन पर असर है, क्या उनकी बात का किसी पे असर है? जो बिल आ रहे हैं, आपने जिसका जिक्र किया कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जी। उसमें जो है परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा सुधार, कॉरपोरेट कानून, प्रतिभूति बाजार वगैरह वगैरह बिल आ रहे हैं। ये बताइए कि अभी बिहार में सरकार नई बनी है और वहां हर जगह बुलडोजर चलता दिखाई पड़ रहा है। पुराने पुराने घर तोड़े जा रहे हैं, जिनके घर 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं। यूपी में टूट रहे हैं, दिल्ली में टूट रहे हैं, देश में हर जगह जहां लग रहा है कोर्ट ने आदेश दिया घर तोड़ दो, कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। कोर्ट के लोग पागल हैं क्या? कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? क्योंकि आपने वैसा कानून बनाया है। अतिक्रमण की बात कही है कि जो अतिक्रमण होगा वो तोड़ा जाए जी। लेकिन कोर्ट जो कहती है, क्या सरकार उसको मानती है? कोर्ट जब कहती है, कोर्ट ने कहा था कि भैया जो आप चुनाव आयुक्त का जो चुनाव करेंगे उसमें 3 लोग होंगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। जी। क्या सरकार ने माना कोर्ट की बात? सरकार ने कहा नहीं, हम कानून ही बदल। तो क्या ये सरकार, ये ऐसा कोई विधायक ला रही है कि इस देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा? सबसे पहले हम घर लाए, सबसे पहले हम घर देंगे। शौचालय शौचालय इतना हल्ला किया है 11 साल में, इतना शौचालय बना दिया है, कोई बाहर पैखाना ही नहीं करेगा। हकीकत क्या है? जब घर ही नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा है आदमी, झोपड़े में सो रहा है आदमी, प्लास्टिक के बने घर में, तो पैखाना कहाँ करने जाएगा? मोदी जी के जो प्रधानमंत्री निवास है उसमें जाता है क्या लोग? ये घटिया सरकार जी। ये संवेदनहीन सरकार, ये भारतीय नागरिकों की सरकार है ही नहीं, ये लूट की सरकार। इसलिए एसआईआर पे जो बात कर रहे हैं वो भी सही है। एसआईआर क्यों करना पड़ रहा? और आसाम में एसआईआर क्यों नहीं कर रहे? आसाम में आई क्यों निकाल दिया? एसआर क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना कि आसाम में जो है एसआर हो रहा है, स्पेशल रिवीजन, और बंगाल और बाकी राज्यों में हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्यों हो रहा है? बाहर इनके भक्त जो है कहते हैं, मुसलमानों को पकड़ते हैं, बोलते जय हिंद बोलो, वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बुलवाते जी। तो संसद में क्यों नहीं वंदे मातरम बोलने का हो रहा है? भाई क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? वंदे मातरम बोलो, जिसको जो मन करता है बोलने दो ना। प्रधानमंत्री को जो मन करता है बोलते रहते हैं संसद में, संसद के बाहर कोई रोक टोक है उनके बोलने में? देखिए कैसे हाथ हिला रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे डमरू बजा रहे हैं। आप पूरी भावभंगिमा देखिए प्रधानमंत्री, कहीं से प्रधानमंत्री लगते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश में आधी आबादी फुटपाथ पे रहती है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए अनाज तो छोड़िए, रोजगार देना किसका काम? और जो लोग रोजगार कर रहे हैं सड़क पे, रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, जो किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों की जान बचाना चाहते हैं, उनको सरकार बुलडोजर देकर के उजाड़ रही है कि अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा अतिक्रमण? क्यों अतिक्रमण कर दिया किसी ने? और उससे ज्यादा अतिक्रमण जितने झोपड़े में अतिक्रमण किया हुआ है, आपको याद हो अगर, तो दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ने सोचा था कि झोपड़े हटा देते हैं। जयाद्रा ने कहा कि झोपड़ों ने जितनी जगह घेरी है उससे ज्यादा जगह कारों ने घेर रखी है। ये पूरे देश की सच्चाई, आपके चंडीगढ़ की भी सच्चाई होगी जी। लेकिन उन कारों को सड़क से हटाने का कोई अभियान आपने सुना? मैं पिछले 35 सालों से पत्रकारिता में हूं, कहीं मैंने नहीं सुना कि 200 कारों को तोड़ दिया अतिक्रमण के आरोप में बुलडोजर ने। कहीं सुना आपने? लेकिन कारों से कम जगह एक जो झोपड़ा रखा हुआ जिसमें 4 लोग रहते हैं,
उनको जाकर के तोड़ आते, वो जाड़े में तोड़ आते। ऐसी सरकार होती है? ये सरकार है? सरकार के नाम पे कलंक है, और ऐसी सरकारों से इस देश के नागरिकों को मुक्ति चाहिए। लेकिन सवाल उठता है ये ऐसी सरकारें क्यों है? ऐसी सरकार इसलिए है कि आपने हजारों साल उन नागरिकों को भगवान के भरोसे खड़ा किया कि ये जो तुम्हारे पास गरीबी है तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का असर है। भगवान ने तुम्हें ये दिया क्योंकि तुमने गलत काम किया, और जो महलों में रह रहे हैं उनको भगवान ने दिया। लेकिन उनसे सवाल कीजिए कि भाई ये दासी प्रथा किसने शुरू की थी? दासी प्रथा के पीछे में जाइए, क्या कहते थे ब्राह्मण। आज एक वहां के एक IAS ऑफिसर ने बोल दिया मध्य प्रदेश के कि जब तक हमारे बेटे के साथ ब्राह्मण की बेटी का संबंध नहीं जुड़ता है, बेटी रोटी का संबंध नहीं जुड़ता है, तब तक जो है कैसे आरक्षण खत्म होगा। तो हंगामा मच गया है, ब्राह्मण की बेटी के साथ ऐसे कर। अरे बहुत लोग कह चुके हैं, भागवत बोल चुके हैं कि जब तक बेटी रोटी का संबंध नहीं बनेगा तमाम जातियों में, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आप जो है सती प्रथा में क्या था, जितने पिछड़े हैं उनकी पहली बेटी को भगवान को दान कर दो, उनकी शादी करा दो, यही है ना सती प्रथा। क्या कहते हैं वहां जो दासी प्रथा है। तो ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग तो अलग है, लेकिन धर्म और जाति के नाम पे जो हजारों साल का शोषण है, उस शोषण को बरकरार रखने वाली सरकार है, बल्कि उसको बढ़ाने वाली सरकार है। ये दुखद बात है। तो मुझे जो सत्र आ रहा है उस सत्र से कोई अपेक्षा नहीं है। ये आप इनसे कोई अपेक्षा करके, अगर बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से कोई अपेक्षा किए बैठे हैं कि वो जनहित में कोई काम करेंगे या आम गरीब नागरिक के लिए, आम नागरिक के लिए काम करेंगे, तो हम भ्रम में हैं। इस बात को दिमाग से निकाल लेना चाहिए जी। वो कह रहे हैं गरीबों को कि जाओ भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, वही तुम्हारा निवारण करेंगे। कुछ बोलिए तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। धर्म का अनादर कर रहे हैं। अरे तुम धर्म का पाखंड फैला रहे हो। पर प्रधानमंत्री धन्यवाद सर, एक टिप्पणी जी, एक टिप्पणी में विपक्ष की जो राजनीति है SIR को लेकर, उस पर जरूर लेना चाहती हूँ। विपक्ष को अभी भी इतना आत्मविश्वास क्यों है SIR के मुद्दे पर? वो जोर शोर से जो है इसी को उठाने की तैयारी में। विपक्ष के पास हाथ पैर नहीं है, खाली मुंह है। समझ गए? जो खाली विपक्ष बोल रहा है जी। SIR में, मैंने बिहार के समय भी कहा कि SIR में अगर वोट काटे जा रहे हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर क्यों नहीं लगा रहे हैं कि वोट नहीं कटे? इसके लिए क्या किया विपक्ष ने? कहीं कोई बताइए, किसी बूथ पर उनके पास रिकॉर्ड है कि हमने कहा कि 5 लोगों की टीम बनाओ हर बूथ पर, और वो देखे कि किसका नाम कट रहा है, क्यों कट रहा है, BLO क्या गड़बड़ी कर रहा है, SDM कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है, और उसके बाद जो आपने 5 लोग बनाए हैं हर बूथ पर, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आप एक नेशनल टीम बनाइए, लीगल टीम बनाइए, मुकदमा दर्ज कीजिए अगर कोई धमकाता है, मारपीट करता है तो। किया क्या? खाली मुंह से बोलने से होता है? SIR गड़बड़ हो रहा है, नाम काट रहा है, कहाँ काट रहा है बताओ ना यार। सुप्रीम कोर्ट तो पूछ रहा है, कोई सबूत ही नहीं दे पा रहे हो आप। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप जमीन पे हो ही नहीं। आप जमीन, विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है वो जमीन पे नहीं है, जिसको मानिए, एक्सेप्ट कीजिए। अभी बिहार की समीक्षा बैठक हुई इंदिरा भवन में दिल्ली में, 61 उम्मीदवार जो बिहार में कांग्रेस के थे, जिसमें से सब हार गए, 6 लोग जीते जी। तो क्या आया समीक्षा बैठक में? समीक्षा बैठक में लोगों ने कहा, वहां के उम्मीदवारों ने, कि जो मुद्दे उभारे गए, जो चुनाव प्रचार किया गया, वो आम आदमी से उनका संपर्क ही नहीं। आम आदमी कुछ चाह रहा है, आप कुछ बोले जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, उनके ही अपने उम्मीदवार कैंडिडेट कह रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? पर रोजगार भी था, रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और ही था, दोनों में अंतर हो जाता है। भी और ही में अंतर है। पहले क्या था? पहले था वोट चोरी हो रही, वोटर अधिकार यात्रा, तो वोटर अधिकारी वोट अपना जाकर दे आए। वोटर, देखिए एक बात और, मैं अगर 1 मिनट समय हो तो मैं बोलूं जी। मेरे पिताजी किसान थे, हमारे पिताजी किसान थे, खेती उनका काम था। तो कहाँ खेत में क्या उपज रहा है, क्या कहाँ भैंस घुस जा रही है, कहाँ नदी का तटबंध टूट रहा है, खेत बह जाएगा, कहाँ पानी के बिना सूख रहा है। पिताजी हमारे दिन रात उसमें परेशान रहते थे। सुबह निकलते थे 4 बजे खेत की तरफ। पॉलिटिकल पार्टी के लिए खेती क्या है? वोट। आपके कैंडिडेट कैसे जीतेंगे? वोट की खेती करते आप, तो वोट आपके कैसे बचेंगे, वोट कैसे बढ़ेंगे, इस पर चिंतन करना किसका काम? मेरा काम है, पत्रकारों का, कि पॉलिटिकल पार्टियों का काम? हमारा काम है कहाँ सही कहाँ गलत
वो कैमरा लगा के दिखा देना। कैमरा से ज्यादा हमारी भूमिका नहीं है पत्रकार की। हम तो अपनी भूमिका से ज्यादा बढ़ के बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि अरे यार ये तुम गलत कर रहे हैं। हमारी भूमिका तो केवल ये है कि दिखा देना है कि ये देख लो क्या हो रहा है, जो तुमको समझ में आता है वो करो। बावजूद इसके आप वही कर रहे हो तो क्या करें। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं विपक्ष के मुद्दों पर भी जो है एक सवालिया निशान, खास करके जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए बिहार में, तब फिर से ज़रूर उठाया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हुए यहाँ पर, लेकिन संसद के शीत सत्र से अपेक्षाएं इसलिए भी हैं क्योंकि भारत इस समय बहुत तरह की मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसी दौरान आने वाले हैं जब एक तरफ संसद में शीतकालीन सत्र का आयोजन हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है दिल्ली यात्रा पर होंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चलेंगे प्रोफेसर गुरमीत जी के पास। प्रोफेसर गुरमीत, जैसा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस दौरान होंगे जब शीतकालीन सत्र का आयोजन चल रहा होगा। विदेश नीति भारत की जो है लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का श्रेय लेते रहे हैं और ऐसे में विपक्ष अपने इरादे जता चुका है कि वो विदेश नीति और भारत के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के मूड में है। गुरमीत सर, क्या इस मुद्दे में आप देख रहे हैं कि सरकार को जरूर यहाँ पर किरकिरी का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी का भी सामना करना पड़ सकता है, खास करके जब रूसी राष्ट्रपति यहाँ पर होंगे? जी देखिए, अमेरिका का सिंदूर से ज्यादा जो टैरिफ वगैरह पे उन्होंने बढ़ाया है भारत में, जिसे लेकर ये तमाम जो बिल हैं वो लाए जा रहे हैं, जिसका आधार ही यूएस का 50% टैरिफ जो टैरिफ है जी, तो उसको लेकर भारत में अधिक चिंता रही। और वो भी खास तौर पे तब क्योंकि मोदी जी ट्रम्प साहब मोदी जी को भी अपना बहुत दोस्त बताते रहे सार्वजनिक मंचों पे, आपको मालूम ही है। अमेरिका में भी सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हाउडी मोदी करके, और भारत में भी वो आए, गुजरात भी आए और उनका बहुत स्वागत हुआ। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि हर देश अपने हितों को ही सर्वोपरि रखता है जी, और जहां उसको ये लगता है कि हमारा फायदा नहीं है वहां पर फिर वो ये जो व्यक्तिगत चीजें हैं वो भी मैटर नहीं करती। पुतिन भारत ने यूक्रेन की लड़ाई के समय में भी एक अलग अप्रोच रखी और दोनों तरफ उन्होंने ये बात करी कि भाई हम शांति की बात करेंगे, लेकिन हमारे जैसे दुनिया के बाकी देश चल रहे थे बहुत सारे, उनमें उस श्रेणी में भारत ने अपने को खड़ा नहीं रखा। असली बात यह है कि जहां तक मुद्दों की बात है, घेरने की बात है, जैसे अभी धनंजय सर कह रहे थे कि विपक्ष कितना, अब मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ, वो सही है या गलत है वो अलग बात। आफ्टर ऑल 4 साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ, 5 साल पहले, तो किसान सड़कों पे बैठे रहे और आखिर में जब वो वापस लिए गए बिल, तभी वहां से उठे जी। तो। और किसान तो कोई ऐसा नहीं है आप कह सकते कि भाई कोई इतना बड़ा उनके पास कोई पीछे से तंत्र होगा या यहाँ तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके राज्यों में सरकारें भी हैं, अभी भी हैं कुछ राज्यों में विपक्ष की, और पूरा तंत्र है। कितना ये लोग आपको दिखते हैं? क्या इनमें इतना मादा है जो इस देश के आम किसान में था जो जाके 3-3 महीने बैठ गया? अगर इतना ही अन्याय हो रहा है या अगर इतने ही मुद्दों से ये कन्विंस हैं तो उस तरह का संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जो अभी धनंजय सर कह रहे थे कि आप कह रहे हो वोट काट रहे हैं, तो आप कितना फील्ड में एक्चुअल में आपकी रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध वहां पर आप कर रहे हैं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहने से तो नहीं बनेगा। तो सड़क, ये जो हमेशा कहा जाता है कि सड़कों पे उतरना होता है विपक्ष को और तब जनता उसके साथ जुड़ती है जी। तो वो चीज कांग्रेस में, अब आप खुद देखिए, किसी के भी परिवार में समस्या हो सकती है तो उस रूप में नहीं, लेकिन आप जानते ही हैं कि बिहार का नतीजा आने के बाद ही लालू प्रसाद यादव जी की एक बेटी ने आरोप लगाए तरह तरह के बाहर आके। तो वो जो एक प्रकार का, मैं आपको इसका एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कई बार जो मैं हमेशा ये रहता है कि जो आम व्यक्ति है ना हमारे देश का, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे, हमें ज्यादा अकल है, लेकिन मुझे तो अक्सर ऐसा अनुभव हुआ है कि जो रिक्शे वाला है, जो ऑटो वाला है, जो मजदूर है, वो कई बार ऐसी बातें कर देता है। मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताता हूँ, अभी 1 हफ्ता पुराना। मैं दिल्ली स्टेशन आ रहा था कैब से और रास्ते में जो ऑटो ड्राइवर था, वो मतलब कैब ड्राइवर था, बुजुर्ग से सज्जन थे, 55-60 साल। तो उन्होंने बात शुरू हो गई तो उन्होंने जीएसटी में बोला जी ये खराब है, वो खराब है, और ये इन्होंने ऐसे किया। कुछ उन्होंने बताया जो फ्रैंकली मुझे भी समझ नहीं आया कि तेल इतना था उसको अब कम कर दिया है तो जीएसटी बताने का कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। फाइनली जो उन्होंने बात कही वो ये कही कि जी मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ इन सब बातों से, लेकिन वोट मैं बीजेपी को देता हूँ।
तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कांग्रेस को वोट देके फायदा क्या है, कांग्रेस वाले जाके उन्हीं से मिल जाएंगे बाद में, तो उससे अच्छा मैं सीधा ही ना दे दूं। तो अब ये बिल्कुल एक, मैं आपको एक आम व्यक्ति की इस देश में फीलिंग बता रहा हूँ कि इस प्रकार की वो फीलिंग लेके बैठा है कि भाई कांग्रेस से वो इतना इस हद तक शायद निराश हो चुका है। हताश है जी। है, और उसके लिए आप कह सकते हैं कि जी सरकार ने साम दंड दंड भेद जुटाए करे होंगे, तोड़ा होगा, वट जो भी नेताओं को तोड़ा है, फाइलें बनाई हैं, वो सब आप कह सकते हैं, वो कहा भी जाता है। लेकिन भाई यही तो टेस्टिंग टाइम है ना, आदमी के कैरेक्टर का पता तो तभी लगता है जब वो टफ सिचुएशंस में भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जी कांग्रेस जी पार्टी में अभी भी मैं सुन रहा था कि अब कांग्रेस के अंदर ही तरह तरह की आवाजें, कुछ लोगों को लगता है कि एक राहुल गांधी की कांग्रेस है, कुछ लोगों को लगता है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस है, कुछ लोगों को अलग लगता है। तो ये चीजें विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर समय आप ये ब्लेम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सारे फैसले ठीक हो रहे होंगे, लेकिन बात ये, जो व्यक्ति सत्ता में है उसके पास जो भी उपकरण है सत्ता के, उनका वो इस्तेमाल करेगा अपनी कुर्सी में रहने के लिए। जी तो विपक्ष को, अगर विपक्ष केवल ये कह देगा कि जी इसका ये दुरुपयोग है, यहाँ वोट चोरी है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, तो शायद उतना भर पर्याप्त नहीं होगा। विपक्ष को भी अपने अंदर मजबूती लानी पड़ेगी और एक एकता के साथ चलना पड़ेगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा, खासतौर पे मुझे लगता है। जी जी क्योंकि अगर वो संघर्ष करना चाहते हैं तो उसके लिए वो संघर्ष जो है वो पार्लियामेंट में तो कह देंगे टाइम नहीं मिला, हम वॉकआउट कर रहे हैं, जी जी हमें जी सर पे इस पे SIR पे जो है वो करने की इजाजत नहीं मिली तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो उससे तो कुछ नहीं निकलेगा, लोग भी अभ्यस्त हो गए, अब देश की जनता जी भी अभ्यस्त हो गई कि चलो ये तो जी पार्लियामेंट का सबको काम ही पता है है, कि अब सत्र की शुरुआत हो रही है तो हंगामे के ही दृश्य आएंगे हंगामा होगा, सामने, वॉकआउट हो जाएगा, वॉकआउट ही उसके होगा वहां पर, कामकाज जो है ठप रहेगा। और पिछली वेल बार में तो आके नारेबाजी जगदीप हो धनखड़ के जाएगी। इस्तीफे की जो है एक घटना सामने आ गई, जिससे पूरा का पूरा जो सत्र है वो प्रभावित नजर आया। धनंजय सर, आपका ध्यान में वंदे मातरम, ये शब्द भारत की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पश्चिम बंगाल की सभ्यता का आधार यहाँ तक की बताया जाता है। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी का पूरा फोकस है, क्योंकि PM मोदी बिहार में जीत के साथ ही तुरंत कहते हैं कि अब पश्चिम बंगाल का किला भेदना है, तो फिर वंदे मातरम राज्यसभा में मना किया जाता है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार इस कोशिश में है कि संसद में वंदे मातरम पर एक दिन की चर्चा करा ली जाए। धनंजय सर, देखिए, ये जो विरोधाभास सरकार का नजर आता नहीं है। विरोधाभास नहीं है, यही बीजेपी की असली चाल है। जी देखिए, ये जो वंदे मातरम आया वो क्यों आया? हमारा नेशनल एंथम तो जो है जन गण मन है, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है। ये जो वंदे मातरम लिखा हुआ आनंद मठ में था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है। जी और बांग्ला, ये कहिए कि कल्चर या संस्कृति को आधार बना के लिखा गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में ही है। जी और भारतीय संस्कृति में भी जिस तरह से दुर्गा, सरस्वती, ये हमारी ग्रामीण संस्कृति में नहीं है। जी बंगाल के भी, हम तो बिहार के रहने वाले, तो हम वो भी जानते हैं। हमारी संस्कृति में हम तो प्रकृतिवादी हैं। ये बड़े बड़े मठाधीश जो है ना, जो बड़े बड़े लेखक हुए, उनने हमारे जो समाज है, ग्रामीण समाज है, उसको अपनी पकड़ में लिया, गिरफ्त में लिया। लेकिन क्या है, ऐसा समय है जहां आपको जो है कुछ बोलिएगा उनसे अलग तो आपके खिलाफ वो लग जाए। वंदे मातरम पे चर्चा इसलिए कराना चाहते हैं कि वो जो है जीत लें कि भैया वो अंतरा क्यों काट दिया था, जिसमें भारत माता को देवी दुर्गा या सरस्वती के तौर पे या लक्ष्मी के तौर पे देखा गया। क्या गलत है? मुसलमान कहेंगे कि नहीं ये गलत है, हमारे यहाँ अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। तो संसद में हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा और बढ़ेगा ये हिंदू मुसलमान। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आम हिंदू जो है, आम लोग जो है, आम आदमी जिसको कहते हैं, जिनकी संख्या बहुमत में है, उसमें से आप ये जानिए कि 30% तो निरक्षर हैं, कुछ पढ़ाई नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर जी। और जो 70% पढ़े हैं, उसमें अनिल मिश्रा नाम के वकील को जानते हैं? वहां के वकील हैं मध्य प्रदेश के। ऐसे ढेर सारे लोग हैं देश में।
नहीं, तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए कौन है अनिल मिश्रा जिनकी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनका जिक्र हो वहां रहा के है? एक एडवोकेट हैं जिन्होंने अंबेडकर को लेकर के बहुत सारी बातें कही, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, फिर जो है कुछ नहीं हुआ, उनको जमानत मिल गई वहीं से। जी। और जो अंबेडकर की मूर्ति लगाई जानी थी वहां हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, वो नहीं लगाने दी उन्होंने। सब लोग खड़े हो गए, अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। और अब ये चल रहा है कि बीएन राव को जो है भारत रत्न दिया जाए। अभी मणिपुर के एक सांसद ने, विधायक ने भी कहा कि बीएन राव को भारत रत्न दिया जाए। ये क्यों? बीएन राव को किसने उठाया है? कौन है बीएन राव? जी। क्या हम नहीं जानते हैं? लेकिन बाबा साहब से आगे बीएन राव है। अब ये कहने का मतलब क्या होता है कि बीएन राव ने लिखा और बाबा साहब के नाम पे चस्पा कर दिया आपने। बाबा साहब ने कुछ किया नहीं, आपने संविधान निर्माता बना दिया। मतलब बाबा साहब, जिसे आपको याद हो कि राधा कृष्णन सर्वपल्ली जो है, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने किसी और का थीसिस अपने नाम से पब्लिश करा दिया 5 सितंबर को जो मनाया जाता है जी शिक्षक दिवस। तो वैसे ही हो गए कि बाबा साहब ने चोरी कर ली, किसी का क्रेडिट खुद ले लिया। ये साजिशें क्यों रच रहे हैं? जो राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर जो बना अयोध्या में, ये किसको नहीं पता कि षड्यंत्र से बना वो? राम जी वहां थे नहीं, राम जी ने को 5 लोगों ने मिलकर के जाकर रख दिया। ये किसी से छुपा हुआ क्या? कोई 6000 साल पुराना इतिहास है क्या? कि वैदिक किताब में कहीं लिखा हुआ था, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था? नहीं ना। तो हमारा देश इतना मूर्ख है, भोला कहना गलत शब्द। जो बुद्धिमान है वो धूर्त है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता किसका क्या अर्थ। तो उस वंदे मातरम जो गाया जाएगा उससे या नहीं गाया जाए, उसको एक दिन का डिबेट लेकिन होगा और वो बीजेपी धनंजय उसको सर, गेन करेगी। जी धनंजय सर, जब समाज की बात आ रही है तो एक तस्वीर मैं अपने दर्शकों के सामने रखती हूँ। मध्य प्रदेश से बहुत ही हृदय विदारक खबर आती है एक दिन पहले कि एक बुजुर्ग महिला जो खाद के लिए 2 दिनों से लाइन में थी, मध्य प्रदेश की ये घटना है, उनकी मौत हो जाती है और सरकार मौत के बाद कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं। अगर खाद की कोई कमी नहीं तो मध्य प्रदेश में ये दूर दराज से आई बुजुर्ग महिला लाइन में क्यों खड़ी थी, ताकि उसको सरकार की तरफ से खाद जो है वो उपलब्ध हो सके। तो वो जनता, जो भारत की ऐसी जनता जिनके पास, और ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी, जिनके पास संसाधनों के नाम पर कुछ नहीं है, जिनके पास रोजी रोटी के नाम पर कुछ नहीं है, तो वो फिर जो है ये जो तर्क है, और ये चाहे इसे कुतर्क कह लीजिए, ये कैसे इसको अपने जीवन से जोड़कर देख पाएगी। एक ब्रेक लूंगी धनंजय सर, इससे पहले क्या, या फिर आप अपनी टिप्पणी करें, उसके बाद ब्रेक के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं 2 लाइन में कहूं। जी वो तो एक महिला की बात है। किसान कुछ सेक्टर कहीं गांव में, कहीं प्रदेश में है जी, जो अभी गुरमीत सर ने कहा कि हमारे देश के किसान जो है 13 महीने रहे दिल्ली के बाहर सड़क पर, धरना प्रदर्शन किया। आप याद कीजिए, अब तो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने क्या कहा था मलिक साहब ने कि 750 किसान मरने के बाद गए हैं वहां, प्रधानमंत्री से कहा कि किसान मर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए मर रहे हैं। याद है जी? फिर मैं आपको बताऊं, सत्यपाल जी, इस देश में जब कोरोना आया तो कोरोना में 50 लाख लोग मरे, उसमें से ज्यादातर लोग मरे इलाज नहीं हो पाने की स्थिति में। लेकिन संसद में क्या कहा गया? एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं हुआ और इलाज के बिना मर गया, यही संसद में कहा गया। तो हम कितना सच हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये कोई छुपा हुआ है? हम लिख रखे हैं सत्यमेव जयते, लेकिन दिन रात हम झूठ की जय करते हैं। हमारा पूरा शरीर जो है झूठ से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, संवेदनहीन लोग जी बिल्कुल। और इसीलिए भारत में जो प्रेस की आज़ादी है या फिर मीडिया की विश्वसनीयता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार इसकी किरकिरी सामने आती रहती है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और संसद में किस तरीके के दृश्य होंगे, इसकी अपेक्षा पहले से ही लगाई जा रही है, की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं हंगामेदार सत्र रहेगा, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। प्रोफेसर गुरमीत सर से समझना चाहती हूँ। गुरमीत सर, भारत की राजनीति, सियासत किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जनता के केंद्र में जो राजनीति बनी रहती थी, ऐसा लग रहा है कि वो जनता से अब छिटक कर सीधे सीधे पक्ष और विपक्ष के केंद्र में जाती हुई नजर आती है। ऐसे में संसद में जनता की बात कहाँ पर जो है कहाँ अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि धनंजय सर जो बात कर रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि जनता बहुत जो है बुद्धिमान है, होशियार है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है इसलिए वो बीजेपी को वोट डाल देती है। गुरमीत सर,
इन तमाम परिस्थितियों के बाद भारत में राजनीति का ये कैसा स्तर है, कैसा निम्न स्तर है और इस स्तर में लगातार गिरावट? कि एक तो जनरल समाज में अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखें तो हम इस प्रकार की स्थिति देखते हैं। हालांकि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो ये कहें कि जी पहले का युग बहुत स्वर्ण युग था और अभी जो है वो कई बार होता है ना, हम कहते हैं आज की पीढ़ी ये नहीं करती, पहले पीढ़ी। जी मनुष्यता के जो स्वभाव हैं, जो कोर वैल्यूज हैं, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, सत्ता है, ये सब मद है, अहंकार है, ये सब शुरू से ऐसे ही है। नहीं, पर लेकिन अब उसके तो ऐसा कहा जाता है कि सियासत में सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभी लोगों का जो है ये अड्डा बन चुका है, बल्कि जो जन सेवा है, जन प्रतिनिधि जिसकी वजह से नाम दिया गया, वो जो है उसके केंद्र से नदारद है। देखिए, समय बदलने के साथ जैसे मैंने कहा ना कि साधन अलग अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं राजनीति करने का। आज से 50 साल पहले जो लोगों की लाइफस्टाइल थी और अब जो लाइफस्टाइल है, भले हम ये कह लें कि हाँ अगर महंगाई के हिसाब से देखेंगे, फिर भी अगर हम देखें तो जो राजनीति में सादगी एक प्रकार की थी या जो भाव था, उसकी नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि वो पहले भी सब ऐसे ही थे। तो वो एक तो वो इरोजन है। जी दूसरा, मैंने जैसे बताया कि लोगों इसके बावजूद मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि देखिए, ये केवल हम भारत में ना कहें, अन्य देशों में भी आप देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर कट्टरवाद या एक जिसे हम सनकीवाद कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नेताओं का उदय हो रहा है। जी और तो वो एक देश की नहीं, हमारे यहाँ कम से कम हम इस बात पे तो जरूर संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि भाई आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हमारे यहाँ लोकतंत्र है और चुनाव होते हैं और तानाशाही उस रूप में नहीं है। बहुत सारे लोग अघोषित वो कहें, वो अलग बात है। और सरकारें बदलती भी रही हैं, है ना, जी जी प्रधानमंत्री भी बदले हैं, 10 साल बाद भी बदले हैं, और प्रदेशों में भी, राज्यों में सरकारें बदली हैं। और उस दृष्टि से कम हम इस बात पे वो कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जरूरत से ज्यादा व्यक्ति केंद्रित, जिसको हम बोलते हैं, कहने के लिए तो मुझे बहुत बार लगता है कि भाई हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जी लेकिन जो है वो अगर हम वैसे देखें तो वो व्यक्ति के इर्द गिर्द ही राजनीति चल रही है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं जी उस समय भी नेहरू जी थे या उस समय भी बड़े चरित्र थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका कद जो है वो बहुत बड़ा था। लेकिन जिस प्रकार का जो सेंट्रलाइजेशन जिस तरह से हम बोलते हैं, या जिस तरह से चुनाव में आप देखते हैं कि पहले से तय होता है, अब कायदे में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की या विधायक दल की बैठकें होती हैं जिनमें नेता को चुना जाता है, वो औपचारिकता तो अभी भी होती है, लेकिन आप सोचें कि ज्यादातर जगहों पे तो उसको लेकर कोई किंतु परंतु होता ही नहीं। और कोई उस स्पिरिट अगर हम उसकी देखें तो वो फॉलो नहीं होती है। तो बहुत सारे बदलाव हैं और बहुत सारे चुनावों में, चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले, अब आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, तब मुझे अभी भी याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। जी और अभी वो हो रहा है। तो कई बार ये लगता है कि जो विपक्ष में है उसने ये सोच ही रखा है कि भाई हमने विरोध करना है, या जो पक्ष में है उन्होंने सोच ही रखा है कि हमने विपक्ष की कोई बात नहीं सुननी है। तो ये जो स्थिति होती है जहां पर एक प्रकार की, क्योंकि डेडलॉक सा आपको जी डेडलॉक कह लीजिए, या एक दूसरे के प्रति जो एक परस्पर सम्मान द्वेष के भाव में कमी आई है, वो मुझे लगता है थोड़ी सी चिंता का सबब है। और प्लस अब देखिए डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जी क्या महिलाएं आएंगी, आगे का भविष्य और क्या इसके होगा। साथ ही साउथ और नॉर्थ का एक डिवीजन है जिसकी कोशिश में भी जो है सत्ता के लोभी लोग जो है जुटे हुए दिखते हैं। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा संक्षेप में गुरमीत सर, मैं एक सवाल धनंजय सर से लेना चाहूँगा। जी गुरमीत सर, अपनी बात पूरी करें। जी हाँ नहीं ठीक है, मैं बस यही कह रहा था कि देखिए जो डिवाइड की बात कर रहे हैं या जाति के आधार पर हैं या और हैं, इन समस्याओं के बावजूद मुझे ये लगता है कि यदि पब्लिक भी, देखिए राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है बदलाव लाने का। अगर हम लोग उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, अगर कई बार ये होता है कि हम इस अवस्था में बैठ जाते हैं कि राजनीति, जैसे अभी आपने भी कहा कि एक ऐसी चीज हो गई है जिसमें एक आम आदमी सोचता है कि कोई फायदा नहीं है, सब एक जैसे हैं। हाँ, वो जो बहुत ही एक निराशा हताशा की स्थिति है। उससे बदलाव थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई प्रयोग ऐसे हुए भी जहां निराशा के आसार बनते भी हैं। अब आपने देखा ही, जब केजरीवाल जी की पार्टी आई, लोगों को शुरू में बहुत उम्मीदें थी, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता भी है कि सब एक जैसे हो जाते हैं सत्ता जब मिल जाती है तो। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमें एक देश के तौर पे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखना चाहिए और जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनमें भी विश्वास रखना चाहिए और तब्दीली की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल। धनंजय सर, आपको कितनी उम्मीद है संसद के शीत सत्र से कि यहाँ पर सार्थक चर्चाओं का दौर देखने को मिलेगा? ऐसी तस्वीरें जो है भारत के नागरिक और भारत के लोकतंत्र में यकीन रखने वाले जरूर देखेंगे। जी मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं जी क्या क्या दिखा।
कहाँ आपको दिखा लोकतंत्र है, कहाँ आपको दिखा संसद चल रही है? जब विपक्ष गद्दार हो जाए, जब विपक्ष जो है देशद्रोही हो जाए, देशद्रोही सत्ता हो पक्ष कहे कि जी। विपक्ष देशद्रोही है, और 150 सांसदों को बाहर निकाल करके आप जो है बिल पास कर लो, और दिन रात बाहर भीतर रेडियो टीवी भाषण रैली संसद सब जगह जो विपक्ष को जो है गद्दार बताने में लगे रहो, तो फिर काहे क्या लोकतंत्र? कैसा लोकतंत्र? क्या आपको कहीं लोकतंत्र दिखाई पड़ रहा है? कहाँ लोकतंत्र, कहाँ लोक कहाँ है? सब जगह अडानी साहब, सब जगह धन तंत्र, जी। धन से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के गांव की पंचायत तक आपने खरीदी गई। न्यायपालिका का जिक्र किया, तो उस एक कंट्रोवर्सी और उस एक प्रस्ताव का भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में भारत की जनता को कोई जानकारी नहीं है कि जो जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था उसका क्या हश्र है या फिर उसकी क्या स्थिति है। धनंजय सागर, अगर आपके पास कोई जानकारी या आप इस पर कोई उम्मीद लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस महाभियोग प्रस्ताव पर जो है एक मत दिखेगा? जी। कुछ नहीं हुआ, वो दिख जाएंगे, एक मत दिख जाएंगे, क्योंकि वो फिर वो उस जात के खिलाफ आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है फिर अपनी जाति की बात आती है तो एक साथ खड़े। आपने सुना है कभी कि जो है भत्ता बढ़ाने की बात हुई संसद में और विरोध कर दिया विपक्ष ने? सब ध्वनि मत से पास हो जाता है। जी जी, इसका बिल्कुल। मतलब क्या है? जी, एक बिल्कुल, बात तो समझ लीजिए कि हमारे देश का जो अब जो गुरमीत सर जो बोल रहे थे कि कहा उसने कि क्या फायदा है, वो तो चले जाएंगे, कांग्रेसी विधायक उधर ही मिल जाएंगे, तो वोट देके क्या फायदा, बीजेपी को दे देते। महाराष्ट्र की खबर में बताऊं, 43 कैंडिडेट्स जो महागठबंधन के थे, अघाड़ी के थे, जो हार गए, वो बीजेपी और उनके साथी में दलों में शामिल हो गए। मालूम है आपको? 43 लोग, तो वो जीत करके आते तो नहीं शामिल होते, ये कहाँ आपने पढ़ा? फिर जो है वो जिस तरह से शिवसेना के शिंदे टूट के गए, अजित पवार टूट के गए, वो सब क्या है? बिल्कुल सब हर किसी को आज सत्ता का मतलब है, राजनीति का मतलब है सत्ता में कैसे बैठ जाए। भाड़ में गया कोई सिद्धांत नहीं होता, एक सिद्धांत है माल बनाओ। जी। प्रधानमंत्री बोलते रहेंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस है, ये 11 सालों में देखा नहीं? जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने कड़े कड़े कार्रवाई, ये हुआ वित्त मंत्री बनाया गया भ्रष्टाचार पे आरोप लगाने के बाद, उसको वित्त मंत्री बना दिया। इससे ज्यादा कठोर कार्रवाई क्या हो सकती है? उन्हीं को खजाने की जो है चाबी सौंप दी, जिन पर खजाना लूटने का आरोप। तो वही बात है जो गुरमीत सर ने कही कि संसद में सुषमा स्वराज बोलती हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता कि कारवा क्यों लुटा। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। देखेंगे कि संसद से इस सवाल को किस तरीके से उठाया जाता है और जनता को कितना केंद्र में रखा जाता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गुरमीत सर आपका भी, और धनंजय सर आपका भी बहुत बहुत आभार। इस बातचीत को सार्थक बनाने के लिए आपका योगदान बहुत ही अमूल्य, बहुत ही महत्वपूर्ण। और दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आप भारत की संसद और खास करके शीतकालीन सत्र, जिसका आयोजन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाला है, और इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली की यात्रा पर होंगे। विदेश नीति क्योंकि लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है, इस परिस्थिति पर आपके क्या विचार हम तक लिखकर पहुंचाएं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।